एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देती है। इसी प्यारी सी कोटेशन के साथ मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का दिन इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की 60,000 से भी ज्यादा वैकेंसी सरकार के द्वारा निकाली गई हैं। ये वैकेंसी, जिन वैकेंसी का 5 साल से बच्चे इंतजार कर रहे थे, कोरोना खत्म हुआ, कोरोना के टाइम में बहुत से जो बच्चे थे वो इंतजार कर रहे थे कि ये वैकेंसी आए, लेकिन कोरोना के बाद आते आते अब ये वैकेंसी फाइनली आपके सामने है। और जब हम इन वैकेंसी की बात करते हैं तो ये है आपके सामने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की वो भर्ती जिन पदों पर सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है। अभी तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश ने 60,244 पदों पर वैकेंसी निकाली है। अगर हम बात करें तो ये 60,244 वैकेंसी सारी की सारी नागरिक पुलिस की है, कहने का मतलब सिविल पुलिस की है। इसमें ना तो कोई फायर की पोस्ट है, ना ही इसमें पीएससी की पोस्ट है। कहने का मतलब जो पीएससी या पीएससी की पोस्ट होती है वो पोस्ट इसमें नहीं है, ना ही इसमें कोई पोस्ट दी गई है। इसमें सारी के सारे 60,244 पद जो हैं वो नागरिक पुलिस के हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन की। मैं आपको कम समय में इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को समझाने की कोशिश करता हूं, और वो सवाल जो आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम अभी बात करेंगे। देखो, पहले हम बात करते हैं कि ये जो नागरिक पुलिस पद हैं इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 24,102 पद इसमें जनरल कैटेगरी में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6,024 पद को रखा गया है। ओबीसी कैटेगरी में 16,264 पोस्ट है। एससी कैटेगरी में 12,650 और एसटी कम्युनिटी में 1,204 पदों को रखा गया है। यही टोटल मिला के 60,244 पद है। अगर हम इनकी बात करें तो इसकी विज्ञप्ति तो जारी कर दी गई है, लेकिन ये फॉर्म शुरू होगा 27 दिसंबर से। कहने का मतलब आप 27 दिसंबर से इस फॉर्म को भर सकते हो, और उसी दिन आप अपनी जमा राशि, यानी कि अगर हम बात करें तो इसकी जो जमा राशि है वो 400 रुपए है। 400 रुपए का ये फॉर्म है। 400 रुपीज का जो ड्राफ्ट है, या 400 रुपीज जो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो या किसी बैंक के थ्रू जमा कर सकते हो, वो भी 27 तारीख को ही क्या होगा, जमा होगा। जबकि इस फॉर्म को भरने के लिए जो अंतिम तिथि दी गई है वो 16 जनवरी दी गई है। कहने का मतलब अगर आप दिन काउंट करो तो लगभग 16 और 4 यानी कि 20 से 21 दिन का समय आपको दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए, जो वाकई में ही बहुत कम समय है। अगर कहीं पे 60,000 वैकेंसी निकल रही है तो आप ये मान के चलिए कि इन 60,000 पदों पर लगभग 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। और जब 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो 20 या 21 दिन का समय वहां पर बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जो समय सीमा है वो बहुत कम है। मेरे अकॉर्डिंग इस डेट को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक, मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन सरकार क्या करती है, वो सरकार या भर्ती बोर्ड क्या करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 20 से 25 से 30 लाख फॉर्म आप अनुमान मान के चलिए कि इतने फॉर्म तो भरे ही जाएंगे, जो एक कठिन समस्या है इतने कम समय भरने की। उसके बाद अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो इसी फॉर्म की अंतिम तिथि वैसे तो 16 तारीख है, लेकिन अगर आप भरते टाइम कोई गलती से गलत चीज भर देते हो तो उसी में संशोधन करने की तिथि या करेक्शन की जो डेट है वो लास्ट डेट है 18 जनवरी। 18 जनवरी तक आपको सारे के सारे काम इस फॉर्म से रिलेटेड क्या कर लेने हैं, खत्म करने हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म जब निकलेंगे तो 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो साइट का हैंग होना कंपलसरी है। साइट हैंग होगी, इसीलिए आप अपने फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें, ठीक। फिर हम बात करते हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है। कम से कम कोई भी बच्चा जो 12वीं पास है वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। तो इसमें 12वीं जो है वो कंपलसरी है। केवल ये जो एक पॉइंट है ये कंपलसरी है। बाकी इसमें ओ लेवल, एनसीसी प्रमाण पत्र और जो आर्मी से रिलेटेड या सेना से रिलेटेड जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी नहीं है। केवल कंपलसरी है 12वीं कि कोई भी व्यक्ति अगर 12वीं पास है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस चीज का नोटिफिकेशन में हर एक बच्चा इंतजार कर रहा था, वही बात है एज की, एज लिमिट की या आयु की। जब हम एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें जो जनरल कैटेगरी की एज रखी गई है वो 18 से 22 वर्ष रखी गई है। कहने का मतलब मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 22 साल। 1 जुलाई 2023 को जो भी बच्चा, ठीक, जो भी बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है या 1 जुलाई 2023 तक, ठीक, 18 वर्ष का पूरा हो जाता है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। कहने का मतलब 2 जुलाई 1998 से पहले का जन्म ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद में ना हो। इसमें कुछ बच्चों को
एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, लेकिन जनरल कैटेगरी के बच्चों को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है, जबकि अगर हम बात करें SC ST तो उनको भी 5-5 साल का इसमें क्या दिया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अगर मैं एज की बात करूं तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 22 वर्ष है, ठीक। और आपका जन्म 1998 से पहले ना हो और 2005 के बाद ना हो, कहने का मतलब इसके बीच में जो जो बच्चे आएंगे वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। भाई पेपर के पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसे पिछली बार के पेपर रहे हैं बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे पेपर रखा गया है। पेपर ऑफलाइन होगा, पेपर को एक ही पाली में कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर पेपर एक से ज्यादा पालियों में होता है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न जो है वो यूज किया जाएगा। साथ ही पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और वहां पे आपको उन क्वेश्चंस को OMR शीट पे भरना है। कहने का मतलब जो पहले OMR शीट भरी जाती थी ब्लैक पेन से सर्कल करके, तो आपको ध्यान रखना है कि सर्कल करके इस OMR शीट के थ्रू इसको भरा जाएगा। साथ ही इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 300 नंबर का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें 1/4 कहने का मतलब 0.5 की क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप वो क्वेश्चन बिल्कुल भी ना करें जो नेगेटिव है, ठीक। तो इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक। अगर हम पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहला स्टेज रिटन एग्जामिनेशन है, दूसरे स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, कहने का मतलब आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब चीजें नापी जाती हैं। तो अगर हम फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो जब आप फॉर्म भरोगे तो वो फॉर्म भरते टाइम जो भी आपने चीजें भरी हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ओबीसी भरा है या फिर आपने ईडब्ल्यूएस भरा है या जो भी कैटेगरीज आपने भरी हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी चेक होंगी फिजिकल स्टैंडर्ड के टाइम, ठीक। साथ ही अगर हम हाइट की बात करें तो जनरल कैटेगरी में ये हाइट 168 सेंटीमीटर है, दिल्ली पुलिस में ये 170 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, कहने का मतलब यूपी पुलिस में 168 सेंटीमीटर आपको हाइट मिलेगी, ठीक। साथ ही चेस्ट की बात करें तो 79 से 84, 79 बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में थोड़ा सा हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है और ये हाइट का रिलैक्सेशन 160 सेंटीमीटर है, यानी कि एसटी कैंडिडेट के लिए, मेल के लिए ये हाइट 160 सेंटीमीटर है। जबकि फीमेल्स की बात करें तो हाइट 152, यहाँ पर चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, केवल वेट का क्राइटेरिया है कि मिनिमम वेट 40 केजी से ऊपर होना ही होना चाहिए, 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। अगर 40 केजी से कम वेट है तो कहीं ना कहीं उस महिला में कोई ना कोई दिक्कत है, तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर थर्ड स्टेज है जो फिजिकल स्टेज है, फिजिकल एफिशिएंसी आपकी नापी जाती है, कहने का मतलब केवल और केवल रनिंग। अगर हम मेल की बात करें तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में है, फीमेल की बात करें तो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो सर्टिफिकेट्स लगाए जाएंगे, यानी का मतलब जो बच्चा ईडब्ल्यूएस है, अगर वो ईडब्ल्यूएस से अपने फॉर्म को भरता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन्हें ध्यान रखना है कि उसका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 से, फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है 16 जनवरी 2024 के बीच का ही बना हो। अगर इससे पहले या बाद का बना हुआ होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। कहने का मतलब भर्ती बोर्ड यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लानिंग से फॉर्म को भरवा रहा है, कहने का मतलब वो नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ने का समय दिया जाए, इसलिए बच्चे ज्यादा से ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, कहने का मतलब तहसील के चक्कर काटे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 तक के बीच में ही वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का ही होना चाहिए, तभी उसके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसे क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। दूसरा, अगर हम इस पेपर के पैटर्न की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस के 38 क्वेश्चन हैं और साथ ही हिंदी के 37 क्वेश्चन हैं। कहने का मतलब अगर हम बात करें इस पेपर की तो जिस बच्चे का मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब जिसके 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के और 37 क्वेश्चन हिंदी के, तो 7 और 5 12, 1 5 और 3 8 और 10 और 11, 112 क्वेश्चन, यानी कि 112 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 224 बैठता है। कहने का मतलब अगर आप 112 क्वेश्चंस को ही सही कर देते हो या 112 में से 100 क्वेश्चंस भी सही कर देते हो तो आपका जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होगा।
अब इस पूरे के पूरे पैटर्न से तो आपको ये पता लगता है कि कितनी वैकेंसी निकली है, कितने आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, क्या पेपर का पैटर्न है, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, क्या फिजिकल एफिशिएंसी है, कितने पार्ट में पेपर को किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एक वायरल इंफॉर्मेशन चल रही है जिसमें लिखा हुआ है भर्ती बोर्ड की तरफ से कि ये पेपर जो है वो कौन सी तारीख को कराया जाएगा, 11 फरवरी को कराया जाएगा। नोटिफिकेशन के अंदर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये 11 फरवरी जो है वो एक वायरल इंफॉर्मेशन चल रही है। तो अगर पेपर 11 फरवरी को होता है तो हम क्या करेंगे? देखो, करना तो कुछ भी नहीं है, ना आपको कुछ करना है ना मुझे कुछ करना है, करना सब कुछ और सब कुछ हमें ही है। कहने का मतलब हमें वो मेहनत करनी है अब 1 से सवा महीने, जो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। कहने का मतलब आपको वो मेहनत अब लगानी है जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। कहने का मतलब जो बच्चे पुराने हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी को खत्म कर लिया है या जिन्होंने सब कुछ अपना सिलेबस पढ़ चुका है, उठो जागो और रातों रात दिन रात पढ़ो। केवल पढ़ना पढ़ना पढ़ना। आपका इस समय ना कोई दोस्त है, ना कोई फोन है, कोई भी नहीं है। केवल और केवल आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगर आज आप रातों रात जागकर मेहनत करते हो तो कल ये जो मेहनत है आपकी आगे पूरी लाइफ 30 साल 40 साल आपको कामयाब देगी। लेकिन अगर आज आप सो गए तो आप ध्यान रखो, देखो 2018 से और 2023 तक कोई भी फॉर्म नहीं आया। कहने का मतलब 5 साल तक बहुत से बच्चे ऐसे थे जो एज रिलैक्सेशन से ही क्या हो गए, बाहर हो गए या रिजेक्ट हो गए। कहने का मतलब अब उनके पास एक एक अपॉर्चुनिटी आई है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। इसीलिए आप पूरी की पूरी मेहनत से जुड़ जाइए। आप ये मान के चलिए कि 11 फरवरी को ही एग्जाम होता है। वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम है 11 फरवरी के एग्जाम होने की, लेकिन अगर 11 फरवरी को एग्जाम होता है तो फिर हमें उसके लिए तैयार रहना है। किस तरीके से आपको तैयारी करनी है उस चीज के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें फॉर्म को भरना है, कैसे भरना है। तो जिसके भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, देखो फॉर्म अभी आया नहीं है, कल आपको पता है संडे है, परसों 25 दिसंबर, कहने का मतलब बड़ा दिन है, परसों भी छुट्टी है, सारे के सारे सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। उसके बाद 27 तारीख, ठीक 26 तारीख आएगी, 26 के बाद आपको पता है न्यू ईयर की तैयारी में कोई ना कोई डिपार्टमेंट जुड़ जाता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट बंद हो सकता है। कहने का मतलब छुट्टियां हो सकती हैं, लेकिन इसीलिए फॉर्म को दिया गया है ताकि पूरी की पूरी स्ट्रेटजी से, ठीक, यूपीपी ने इस फॉर्म को निकाला है। कहने का मतलब अब आपको ज्यादा से ज्यादा बिजी अपने पेपर की पढ़ाई पर रहना है। अपने भाई को, बंधु को या अपने फादर या मदर को ये काम सौंप दीजिए कि वो आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगा के आपके ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को फटाफट बनवा लें। आप सारी की सारी चीजों को इकट्ठा कर लें, अपने पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लें, सारी चीजें बनवा लें और फटाफट अपने फॉर्म को भर दें, क्योंकि ये साइट बहुत ज्यादा बिजी होने वाली है। और जिस तरीके से भर्ती बोर्ड ने 21 दिन का समय दिया है, तो शायद इसे देखकर ऐसा लगता है कि पेपर बहुत जल्द होगा, और अगर पेपर जल्दी होता है तो कहीं ना कहीं समस्या आप लोगों के लिए ही है। इसलिए आपको पढ़ने में अपना ज्यादा समय व्यर्थ करना है। ठीक, बाकी चीजों को मैं आपके सामने लाता रहूंगा। जब मैंने नोटिफिकेशन को देखा तो मुझे बहुत खुशी भी हुई, लेकिन एक तरफ मेरे सामने समस्या ये थी कि मैं अब ऑफलाइन कोचिंग में किस तरीके से पढ़ाऊंगा, और ऑनलाइन को तो मैं देखता हूँ जैसे भी मैं मैनेज कर पाऊंगा तो मैं कर पाऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। क्योंकि अब होना तो कुछ नहीं है, मैंने पहले भी सिलेबस बच्चों का करवाया हुआ है, पहले भी बहुत तगड़ी तैयारी बच्चों को करवाई है, तो मेरे लिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक टेंशन आ जाती है दिमाग में कि किस तरीके से बच्चों को कवर कराना है, तो मैं वो कवर करा के छोड़ूंगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। बस टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ते रहना है।